Hello my dear students, my name is Dr. Deepti and I am here with a new topic that is research hypothesis, which is an important topic of your NET paper 1. ये आपका जो NET एग्जाम है उसका पेपर 1 का जो टॉपिक है रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपके समक्ष डिस्कस करने वाली हूँ. देखिए हाइपोथेसिस जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड हाइपो प्लस थीसिस. हाइपो का मतलब होता है टेंटेटिव, थीसिस का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. हाइपो का एक मीनिंग और होता है, वो होता है आपका कि क्या कॉम्पोजिशन है टू और मोर वेरिएबल्स की, और थीसिस का मतलब होता है पोजीशन ऑफ दीज वेरिएबल्स इन द स्पेसिफिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो हाइपोथेसिस का लिटरल मीनिंग क्या हो गया? टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. जब हम किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का एक टेंटेटिव स्टेटमेंट देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें लगता है कि आप देख रहे हैं कि बादल आ रखे हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, तो हम क्या बोलते हैं कि बादल आ रखे हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, इसका मतलब क्या है? आज बारिश हो सकती है. जब हम इस तरीके के कोई भी हम स्टेटमेंट देते हैं तो उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए. हम उसके बेसिस पे क्या करते हैं? इस प्रकार के हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना देते हैं. अब देखिए, there are many researchers who have defined hypothesis in different manner. किसी ने कहा था कि ये shrewd guess होता है, किसी ने कहा था कि ये tentative statement होता है. तो आपको मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी जिस तरीके से आप इन सभी डेफिनेशंस को याद कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि आप पूरी डेफिनेशंस को एज इट इज याद करिए, और ये एक बहुत कठिन भी काम होता है इसे मेमोराइज करना. तो मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. देखिए, आपके एक बहुत बड़े रिसर्चर थे जिनका नाम था जेम्स ई ग्रेटन. जेम्स ई ग्रेटर ने हाइपोथेसिस को कहा था और टेंटेटिव सपोजिशन और प्रोविजनल गेस. तो आप सिर्फ इस टर्म को लिखेंगे और उस रिसर्चर के नाम को आगे लिख देंगे तो आपको याद हो जाएगा. जैसे अगर नेट में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि हु डिफाइंड हाइपोथेसिस एज अ टेंटेटिव सपोजिशन और टेंटेटिव गेस, उसके कई ऑप्शंस होंगे, तो आपका आंसर होगा जेम्स ई ग्रेटन. इसी तरीके से अ टेंटेटिव जर्नलाइजेशन ये कहा था आपका ए लुम्बर्ग ने. थर्ड है आपका श्रूड गेस. हाइपोथेसिस को श्रूड गेस किसने कहा था? जॉन डब्ल्यू बेस्ट. इसके बाद गाइड्स द थिंकिंग प्रोसेस. गाइड्स द थिंकिंग प्रोसेस हाइपोथेसिस को कहा था आर.डी. कार्माइकल ने. उसके बाद अ प्रीपोजिशन टू बी पुट टू टेस्ट टू डिटरमिन इट्स वैलिडिटी ये कहा था आपका गुडे एंड हार्ट ने. फिर आपका एंड एक्सपेक्टेशन अबाउट इवेंट्स बेस्ड ऑन जनरलाइजेशन ये आपका किस रिसर्चर ने कहा था? ब्रूस डब्ल्यू टकमैन. देन अ स्टेटमेंट टेम्पररीली एक्सेप्टेड एज ट्रू ये किस रिसर्चर ने कहा था? बार एंड स्केट्स ने. लास्ट जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी थी, जिन्होंने हाइपोथेसिस को एक टेस्टेबल प्रीपोजिशन कहा था, उनका नाम था जॉर्ज जे मॉली. तो आप इस तरीके से जितने भी रिसर्चर हैं उनके नाम को लिखेंगे, और जरूरी नहीं कि आप पूरी डेफिनेशन याद करें, आप इंपॉर्टेंट टर्म्स के द्वारा भी आप इनको याद कर सकते हैं. देखिए, अब आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है कि एजम्पशन, पोस्टुलेट और हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस होता है. तो उसका एक बहुत सिंपल से मैं आपको एक डिफरेंस समझाना चाहूंगी कि जो आपका एजम्पशन होता है ये क्या होता है? आपका कुछ लॉजिकल एविडेंसेस पर आधारित होता है. जैसे कि आपके जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं स्टैट्स और मैथमेटिक्स के, हम उसे एजम्पशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं. उसके बाद आता है आपका पोस्टुलेट. देखिए, जो आपका पोस्टुलेट होता है हम उसको सिंपली एक्सेप्ट करते हैं, हम उसका कोई एविडेंस या डेटा नहीं मानते हैं. जैसे कि आपके जितने भी मैथमेटिशियंस होते हैं उन्होंने हमको नंबर सिस्टम दिया है, तो वो सारे आपके पोस्टुलेट में आते हैं. थर्ड जो आपका है हाइपोथेसिस, ये इन दोनों से डिफरेंस है, यानी कि हाइपोथेसिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एजम्पशन एंड पोस्टुलेट. हाइपोथेसिस क्या है? ये आपका एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जो कि बेस्ड होता है अर्लियर थ्योरी में. तो हम क्या करते हैं? हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं रिसर्च में, ठीक है, जबकि हम एजम्पशन या पोस्टुलेट को टेस्ट नहीं करते हैं. उसके बाद आपकी मैं इंपॉर्टेंस बताना चाहूंगी कि क्या इंपॉर्टेंस होती है हाइपोथेसिस की. देखिए, जो आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंस है,
हाइपोथेसिस क्या करता है, इसको इन्वेस्टिगेटर्स आइज भी कहा जाता है, यानी कि जो रिसर्चर होता है उसको कहा जाता है कि हाइपोथेसिस उनकी आंखों की तरह काम करता है जब वो रिसर्च करता है, यानी कि वो हमें क्या करता है, इंसाइट डेवलप करता है, हमें किस दिशा में जाना है, हमें क्या काम करना है, तो हमेशा हमें फोकस रखना है हमारे रिसर्च पे। किसने कहा था कि हाइपोथेसिस इन्वेस्टिगेटर्स की आईज है, तो आपको नाम पता होना चाहिए, वो है आपका कार्टर वी गुड। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है हाइपोथेसिस की वो है इट फोकसेस रिसर्च। ये क्या करता है, हमें फोकस बनाता है, हमको एक यूनिक डायरेक्शन देता है अपने गोल के लिए। थर्ड इज इट प्लेसेस क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल्स। ये क्या करता है, हमारे सामने क्लियर स्पेसिफिक गोल्स रखता है कि हमारे रिसर्च के गोल्स क्या है, हमको क्या हाइपोथेसिस प्रूव करना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इट लिंक्स टुगेदर। इट लिंक्स टुगेदर का मतलब होता है कि जितने भी आपके डेटा होते हैं, चाहे आपके प्राइमरी डेटा है, चाहे आपके सेकेंडरी डेटा है, ये क्या करता है, हर डेटा के बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश करता है। तो हाइपोथेसिस क्या करता है, जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके बीच में एक लिंक्स आपके सामने एस्टैब्लिश करता है ताकि आप एक कंक्लूजन पर पहुंच सके। तो किस रिसर्चर ने कहा था कि जो हाइपोथेसिस होता है इट लिंक्स टुगेदर, तो उसका आंसर है आपका गुड बास्केट्स। नेक्स्ट है आपका इट प्रिवेंट्स ब्लाइंड रिसर्च। ये आपका पीवी यंग ने कहा था। इन्होंने कहा था कि जो रिसर्च होता है अगर ये हमें भटकने से बचाता है, यानी कि अगर हम हाइपोथेसिस सही फ्रेम करते हैं तो ये क्या करता है, हमको हमारे गोल की तरफ हमको लेके जाता है, हमें इधर उधर नहीं भटकने देता फालतू चीजों में। उसके बाद आता है इट इज एज अ सॉर्ट ऑफ गाइडिंग लाइट। जैसे कि टॉर्च होती है ना, हम अंधेरे में क्या करते हैं, एक टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं अपनी किसी भी सही दिशा में जाने के लिए, तो हाइपोथेसिस भी एक टॉर्च की तरह काम करता है जो आपको लाइट देता है कि आपको किस दिशा में जाना है। उसके बाद आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। देखिए आपकी जो हाइपोथेसिस होती है वो बहुत टाइप्स की होती है, लेकिन मैं आपके सामने मेन जिसके ऊपर काफी आपके क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं वो मैं डिस्कस करूंगी। जो सबसे पहला आपका हाइपोथेसिस है दैट इज क्वेश्चन फॉर्म हाइपोथेसिस। एज नेम इंडिकेट, इसमें जो भी हम हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं, जो भी हम परिकल्पना बनाते हैं वो हमारी क्वेश्चन फॉर्म में होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसका है Is there a significant interaction effect of schedule of reinforcement on learning outcomes? अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कोई भी परिकल्पना क्वेश्चन फॉर्म में है तो आपकी इस कैटेगरी में आएगी, जैसे कि ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। दूसरा जो आपका हाइपोथेसिस आता है वो है आपका डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस। एज नेम इंडिकेट, ये डिक्लेयर करता है कि दो हाइपोथेसिस में, यानी कि हाइपोथेसिस के जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। तो बेसिकली ये क्या करता है, इट प्रोवाइड एन एंटिसिपेटेड रिलेशनशिप और डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स। ये बताता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या डिफरेंसेस हैं। इसका एग्जांपल जैसे हो गया, देयर इज सिग्निफिकेंट इंटरैक्शन इफेक्ट ऑफ शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट ऑन लर्निंग आउटकम्स। जो नेक्स्ट आपका हाइपोथेसिस है वो है आपका डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। It shows an expected direction in the relationship between variables। ये हमें ये बताता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप हो सकती है। इसका एग्जांपल है एक्सट्रोवर्ट लर्न्स बेटर थ्रू intermittent schedule of reinforcement whereas introvert learns through continuous schedule of reinforcement। तो ये बता रहा है कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप हो सकती है। लास्ट ये जो आपका है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस इन द रिसर्च व्हिच इज नोन एज नल हाइपोथेसिस। इसको हम नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी कहते हैं और आपका जीरो हाइपोथेसिस भी कहते हैं। देखिए ये बताता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होगी, यानी कि इट शोज दैट देयर विल बी नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। जैसे कि इसका एग्जांपल आपका हो गया, देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। जो आपका नल हाइपोथेसिस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत ही क्रूशियल माना जाता है, बहुत ही अच्छा आपका हाइपोथेसिस माना जाता है आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी में। तो आज मैंने आपके समक्ष डिस्कस किया है कि हाइपोथेसिस क्या होता है और किन किन रिसर्चर ने किस तरीके से हाइपोथेसिस को डिफाइन किया है, क्या डिफरेंस होता है एजम्पशन, पोस्टुलेट और हाइपोथेसिस में, क्या फंक्शंस होते हैं हाइपोथेसिस के,
कितने टाइप्स के आपके हाइपोथेसिस होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नेट एग्जाम का। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरीके के वीडियोस मैं आपके समक्ष लेके आती रहूं तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।